अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर एक हेलीकॉप्टर को उड़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए इस हेलीकॉप्टर को क्या नाम दिया गया है? इसके ऑप्शन है ए परसिवरेंस, बी इंजेविनिटी, सी पाथफाइंडर, डी सोजर्नर। इसका उत्तर है ऑप्शन बी इंजेविनिटी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अर्थात नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने मार्स अर्थात मंगल ग्रह पर परसिवरेंस रोवर के साथ इंजेविनिटी हेलीकॉप्टर भी भेजा है। इस पथरीले लाल ग्रह की सतह पर हेलीकॉप्टर इंजेविनिटी करीब 30 दिनों तक उड़ान भरकर यहाँ की जानकारियाँ जुटाएगा। किसी दूसरे ग्रह पर हेलीकॉप्टर की उड़ान को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक दुर्लभ उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि परसिवरेंस रोवर ने मार्स अर्थात मंगल ग्रह पर 8 अप्रैल 2021 को एक सेल्फी भी ली है, जिसमें उसके साथ हेलीकॉप्टर इंजेविनिटी भी दिखाई दे रहा है। नासा ने मार्स रोवर के ट्विटर अकाउंट पर इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है कि 2 बूट्स 1 सेल्फी। गौरतलब है कि नासा का परसिवरेंस रोवर लाल ग्रह के J0 क्रेटर पर 18 फरवरी 2021 को उतरा था। अमेरिका की बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने 6 अप्रैल 2021 को जारी की गई दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों की सालाना लिस्ट में भारत के मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान दिया है? इसके ऑप्शन है ए 7वां, बी 10वां, सी पहला और डी 5वां। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 10वां। अमेरिका की बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने 6 अप्रैल 2021 को दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों की सालाना लिस्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस लगातार 4 साल से दुनिया के सबसे दौलतमंद शख्स बने हुए हैं। उनकी कुल संपत्ति 177 अरब डॉलर है। दूसरे नंबर पर एलन मस्क हैं। फ्रेंच बिजनेसमैन बर्नार्ड एर्नॉल्ट इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। चौथे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और 5वें नंबर पर फेसबुक के मार्क जकरबर्ग हैं। फोर्ब्स की इस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी 10वें नंबर पर हैं। उनकी कुल संपत्ति 84.5 बिलियन डॉलर है। मुकेश अंबानी भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के भी सबसे अमीर व्यक्ति इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। अडानी ग्रुप के गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीरों में 20वें नंबर पर हैं तथा भारतीय अमीरों में अंबानी के बाद दूसरे नंबर पर हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने गौतम अडानी को पिछले साल मुंबई एयरपोर्ट की अपनी 74% हिस्सेदारी बेच दी है, जिससे वह मुंबई एयरपोर्ट के मालिक बन गए हैं तथा जिसके चलते उनकी संपत्ति में बहुत भारी वृद्धि हुई है। भारतीय अमीरों में तीसरा स्थान HCL के संस्थापक शिव नादर का है। फोर्ब्स के अनुसार भारतीय अरबपतियों की कुल संख्या पिछले साल के 102 से बढ़कर इस साल 2021 में 140 हो गई है और इनकी संयुक्त संपत्ति दोगुनी होकर 596 अरब डॉलर हो गई है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? इसके ऑप्शन है ए बारबोरा क्रेजचिकोवा, बी वीनस विलियम्स, सी जेनिफर ब्रेडी, डी नाओमी ओसाका। इसका उत्तर है ऑप्शन डी नाओमी ओसाका। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का महिला एकल खिताब जापान की नाओमी ओसाका ने जीता है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता है। चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजचिकोवा और अमेरिका के राजू राम की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 का मिक्स डबल्स खिताब अपने नाम किया है। इस जोड़ी ने 2019 में भी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, जहां इवान डोडिंग तथा फिलिप पोलासेक की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का पुरुष युगल खिताब जीता है। वहीं महिला युगल खिताब एलिस मर्टेंस तथा आयरना सबालेंका की जोड़ी ने जीता है। 27 मार्च 2021 को 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 प्रदान किए गए। इन पुरस्कारों में पॉपुलर कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसके ऑप्शन है ए इरफान खान, बी अमिताभ बच्चन, सी आयुष्मान खुराना और डी पंकज त्रिपाठी। इसका उत्तर है ऑप्शन ए इरफान खान। 27 मार्च 2021 को 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 प्रदान किए गए।
इनमें से प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पॉपुलर कैटेगरी में थप्पड़, जिसके निर्देशक अनुभव सिन्हा हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स ईब आलेऊ, इसके निर्देशक प्रतीक वत्स हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पॉपुलर कैटेगरी इरफान खान, फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पॉपुलर कैटेगरी तापसी पन्नू, फिल्म थप्पड़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स अमिताभ बच्चन, फिल्म गुलाबो सिताबो के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स तिलोत्तमा शोम, फिल्म सर के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ओम राउत, फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सैफ अली खान, फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री फारूक जफर, फिल्म गुलाबो सिताबो के लिए। सर्वश्रेष्ठ नवोदित फिल्म निर्देशक राजेश कृष्णन, फिल्म लुटकेस के लिए। सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम प्रीतम, फिल्म लूडो के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक राघव चैतन्य, फिल्म थप्पड़ के गीत एक टुकड़ा धूप के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका आशीष कौर, फिल्म मलंग और गीत मलंग। सर्वश्रेष्ठ कहानी अनुभव सुशीला सिन्हा और मृणमयी लागू वेकुल, थप्पड़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ गीतकार गुलजार, फिल्म छपाक, गीत छपाक के लिए। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए पीपुल्स चॉइस अवार्ड प्रियंका बनर्जी, फिल्म देवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ संवाद जूही चतुर्वेदी, फिल्म गुलाबो सिताबो के लिए। सर्वश्रेष्ठ छायांकन अविक मुखोपाध्याय, फिल्म गुलाबो सिताबो के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इरफान खान। देश के नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर बनने वाले छत्तीसगढ़ के पहले बैडमिंटन प्लेयर का नाम क्या है? इसके ऑप्शन है ए मधुर तिवारी, बी दिव्यांश खरे, सी श्रेयांश जायसवाल और डी विजय नेताम। इसका उत्तर है ऑप्शन सी श्रेयांश जायसवाल। छत्तीसगढ़ के कोरबा के बैडमिंटन खिलाड़ी श्रेयांश जायसवाल भारत में नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर बनने वाले छत्तीसगढ़ के पहले खिलाड़ी हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ के किसी खिलाड़ी ने राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रेयांश जायसवाल को शहीद कौशल यादव पुरस्कार से भी नवाजा है। श्रेयांश जायसवाल का सपना देश के लिए ओलंपिक पदक जीतकर छत्तीसगढ़ तथा देश का नाम रोशन करना है। छत्तीसगढ़ में चल रहे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे? इसके ऑप्शन है ए रायपुर का झंडा सत्याग्रह, बी रायपुर में खिलाफत आंदोलन, सी कंडेल नहर सत्याग्रह और डी जंगल सत्याग्रह। इसका उत्तर है ऑप्शन सी कंडेल नहर सत्याग्रह। 1 शताब्दी पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पहली बार छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। बापू छत्तीसगढ़ के कंडेल ग्राम, जो कि वर्तमान में धमतरी जिले में आता है, में किए जा रहे कंडेल नहर सत्याग्रह के लिए आए थे। कलकत्ता से ट्रेन से बापू को लेकर छत्तीसगढ़ के गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा 20 दिसंबर 1920 को रायपुर पहुंचे थे। उनके साथ खिलाफत आंदोलन के नेता मौलाना शौकत अली भी थे। गांधी जी ने 20 दिसंबर 1920 को ही रायपुर के वर्तमान गांधी चौक पर एक विशाल सार्वजनिक सभा को संबोधित किया था। इसी के बाद इस स्थान का नाम गांधी चौक पड़ा था। गांधी जी ने अगले दिन ब्राह्मण पारा स्थित आनंद समाज वाचनालय प्रांगण में महिलाओं की एक सभा को भी संबोधित किया था। इस सभा में महिलाओं ने तिलक स्वराज फंड के लिए लगभग 2000 रुपये मूल्य के गहने गांधी जी को दान में दे दिए थे। गांधी जी रायपुर में बैरिस्टर ठक्कर के बंगले में ठहरे थे। गांधी जी अगले दिन 21 दिसंबर 1920 को धमतरी गए, वहां से कंडेल ग्राम गए। कंडेल में गांधी जी नहर सत्याग्रह में शामिल हुए। कंडेल नहर सत्याग्रह के अग्रणी नेता बापू छोटेलाल श्रीवास्तव तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा के आग्रह पर ही महात्मा गांधी कंडेल आए थे। महात्मा गांधी के कंडेल आने की खबर मिलते ही घबराकर ब्रिटिश हुकूमत ने कंडेल के किसानों पर लगाया गया जुर्माना हटा दिया था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की पहली बड़ी जीत थी। इसके बाद गांधी जी वापस रायपुर पहुंचे और यहां से नागपुर चले गए, क्योंकि गांधी जी को नागपुर में 26 दिसंबर 1920 को आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होना था। इसके 13 साल बाद 22 नवंबर 1933 को दूसरी बार महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ आए। गांधी जी 22 नवंबर 1933 को डाकगाड़ी से दोपहर दुर्ग पहुंचे। दुर्ग में महात्मा गांधी घनश्याम गुप्त के यहाँ रुके। वहां आते ही बापू ने पूछा कि दुर्ग में मेरे देखने के लिए क्या है, तो उस स्कूल का जिक्र किया गया जहां वर्ष 1926 से सवर्ण तथा हरिजनों के बच्चे एक ही टाट पट्टी पर साथ में बैठकर पढ़ रहे थे। इस दौरान गांधी जी शहर में 2 दिन रहे। पहले दिन हरिजनों की बस्ती में गए और सभा को संबोधित किया।
सभा मोतीबाग तालाब के पास मैदान में हुई। सभा में इतनी भारी भीड़ जुटी कि खुला इलाका होने के बाद भी मैदान छोटा पड़ गया। इसके बाद गांधी जी रायपुर गए। 24 नवंबर 1933 को उन्होंने रायपुर के लारी स्कूल में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा के संचालित सतनामी आश्रम का निरीक्षण किया और रायपुर के मोदापारा में हरिजनों को संबोधित किया। इसके बाद महात्मा गांधी रायपुर की पुरानी बस्ती स्थित जेतू साव मठ आए, जहां उन्होंने छुआछूत के खिलाफ प्रदेश में जंग की शुरुआत की और लोगों को जागरूक करने अलख जगाई। जेतू साव मठ के मंदिर इसलिए आज भी लोगों के लिए श्रद्धा के केंद्र हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने यहाँ कई कुरीतियों को तोड़ा था। उन्होंने पास ही स्थित एक सवर्णों के कुएं से हरिजनों को पानी निकालने दिया। हरिजनों के हाथ का पानी सबको पिलाया और खुद भी पिया। आज भी यह कुआं पवित्र कुंड की तरह माना जाता है। रायपुर में बापू ने सभा भी ली। गांधी जी 22 नवंबर से 28 नवंबर 1933 तक छत्तीसगढ़ में ही रहे तथा अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए विभिन्न जगहों पर जाकर प्रयास किए। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो चुपके से आपको धोखा देकर तथा आपको मूर्ख बनाकर आपके कंप्यूटर में घुस जाता है तथा आपके कंप्यूटर पर नियंत्रण कर लेता है, क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन है ए ट्रोजन हॉर्स, बी चाइना ड्रैगन, सी टाइगर हंटर और डी रोलेक्स स्टोन। इसका उत्तर है ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक हानिकारक मेलवेयर या यूं कहें कि वायरस से मिलता जुलता कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर नियंत्रण कर लेता है। ट्रोजन हॉर्स मेलवेयर कंप्यूटर वायरसों की तरह अपनी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट नहीं करते हैं, अपितु यह आपके कंप्यूटर में घुस जाता है तथा आपके कंप्यूटर पर नियंत्रण कर लेता है। ट्रोजन हॉर्स मेलवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम को लोग धोखे से डाउनलोड कर लेते हैं, यह सोचकर कि यह फाइल सही है, परंतु ऐसा नहीं होता है, बल्कि यह लोगों को फंसाने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए, यह आपके दोस्त की फेसबुक आईडी को हैक कर लेता है और उस आईडी से आपको एक मैसेज भेजता है कि दोस्त इस गेम को डाउनलोड करो, यह बहुत बढ़िया गेम है, परंतु वह गेम न होकर एक ट्रोजन हॉर्स हानिकारक मेलवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। जैसे ही आप अपने दोस्त की हैक आईडी के मैसेज को क्लिक करते हैं तो यह आपके सिस्टम में घुस जाता है और आपके सिस्टम पर कब्जा कर लेता है। इसका नाम ट्रोजन हॉर्स क्यों पड़ा, इसकी भी एक रोचक कहानी है। एक ग्रीक कथा के अनुसार हजारों साल पहले ट्रॉय के राजकुमार पेरिस को स्पार्टा की रानी हेलेना से प्यार हो गया। वह उसका धोखे से अपहरण करके ट्रॉय नगर लेकर आ गया। स्पार्टा का राजा अपनी रानी हेलेना को छुड़ाने के लिए ट्रॉय नगर के बाहर पहुंचा। लड़ाई कई दिनों चली, परंतु स्पार्टा का राजा ट्रॉय शहर में घुस ही नहीं पा रहा था, क्योंकि ट्रॉय शहर ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था। उसमें एक मुख्य द्वार था जो बहुत मजबूत था, जिसे तोड़े बिना ट्रॉय नगर में प्रवेश नहीं किया जा सकता था। अब स्पार्टा के राजा ने एक चाल चली। उसने ट्रॉय नगर में प्रवेश करने के लिए लकड़ी के एक विशाल घोड़े का निर्माण किया, जिसे ट्रोजन हॉर्स अर्थात काठ का घोड़ा नाम दिया गया, जिसके खोखले पेट में राजा ने अपने 30 सबसे कुशल सैनिकों को छिपा दिया। यह घोड़ा ट्रॉय नगर के पास छोड़कर स्पार्टा का राजा अपनी बाकी सेना को दूर ले जाकर छुप गया। राजकुमार पेरिस की सेना ने समझा कि स्पार्टा का राजा अपने सैनिकों को लेकर भाग गया है। राजकुमार पेरिस की सेना ट्रोजन हॉर्स को अपनी जीत की निशानी के तौर पर रस्सियों से बांधकर ट्रॉय नगर में ले आती है तथा जमकर जीत का जश्न मनाती है। जैसे ही रात होती है, ट्रोजन हॉर्स में छुपे स्पार्टा के राजा के सैनिक ट्रोजन हॉर्स के पेट को खोलकर बाहर निकलते हैं तथा ट्रॉय नगर का दरवाजा खोल देते हैं, जिससे स्पार्टा का राजा तथा उसके हजारों सैनिक ट्रॉय नगर में घुस आते हैं और ट्रॉय के राजकुमार पेरिस को मारकर तथा ट्रॉय नगर को नष्ट करके अपनी रानी को छुड़ा ले जाते हैं। इसी ट्रोजन हॉर्स के नाम पर इस कंप्यूटर मेलवेयर प्रोग्राम का नाम पड़ा है, क्योंकि यह भी धोखे से आपके कंप्यूटर में आपके ही द्वारा घुसा लिया जाता है। उम्मीद है आप अब इस कंप्यूटर मेलवेयर प्रोग्राम का नाम तथा इसका काम जीवन भर नहीं भूलेंगे। मानव शरीर का कौन सा अंग आदम का सेब अर्थात एडम्स एप्पल के रूप में जाना जाता है? इसके ऑप्शन है ए फेरिंग्स, बी लेरिंग्स, सी ट्रेकिया और डी इसोफेगस। इसका उत्तर है ऑप्शन बी लेरिंग्स। बाइबल की कहानी के अनुसार बगीचे में एडम और ईव में से एडम ने सेब के पेड़ से निषिद्ध फल खा लिया, जिसे खाना मना था। जैसे ही एडम ने वह सेब खाया, उस सेब का एक हिस्सा एडम के गले में अटक गया। जिस जगह गले में यह सेब का टुकड़ा अटका था, उस जगह को एडम का सेब कहा जाने लगा। मेडिकल टर्म में इस जगह को लेरिंजियल प्रोमिनेंस अर्थात लेरिंग्स कहते हैं। लेरिंग्स को हम हिंदी भाषा में स्वर यंत्र कहते हैं। मनुष्यों के अलावा अन्य स्तनधारी जीवों के गले में भी यह स्वर यंत्र मौजूद रहता है।
जिसके प्रयोग से भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। और सरल शब्दों में यदि कहें तो हमारे गले में आगे जो कठोर सा उभरा हुआ हिस्सा होता है वही लेरिंग्स है और उसे ही आदम का सेब अर्थात एडम्स एप्पल के रूप में जाना जाता है। जिन स्टूडेंट्स ने सेल्फ असेसमेंट के पुराने प्रश्न नहीं सॉल्व किए हैं उनकी रिक्वेस्ट पर उनके लिए आगे वीडियो में वह प्रश्न दिए जा रहे हैं ताकि वे स्टूडेंट्स भी अपनी मंडी निरीक्षक की तैयारी को जांच सकें। अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य की किस नदी पर स्थित है? इसके ऑप्शन है ए है इंद्रावती नदी पर, बी है हसदेव नदी पर, सी अरपा नदी पर और डी कांकेर नदी पर। इसका उत्तर है ऑप्शन बी हसदेव नदी पर। कोरिया जिले की जीवनदायिनी और छत्तीसगढ़ को ऊर्जा देने वाली हसदेव नदी पर अमृतधारा जलप्रपात स्थित है। यह जलप्रपात 90 फुट अर्थात 27.4 मीटर ऊंचा है। छत्तीसगढ़ राज्य में जॉर्ज गियर्सन क्यों प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन है ए है पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए, बी है भूमि बंदोबस्त के लिए, सी है छत्तीसगढ़ी व्याकरण का अंग्रेजी में अनुवाद के लिए और डी है छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी कमिश्नर के लिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ी व्याकरण का अंग्रेजी में अनुवाद के लिए। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन अंग्रेजों के ज़माने में इंडियन सिविल सर्विस के कर्मचारी, बहुभाषाविद और आधुनिक भारत में भाषाओं का सर्वेक्षण करने वाले पहले भाषा वैज्ञानिक थे। वर्ष 1885 में प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना हीरालाल कापोध्याय द्वारा की गई थी, जिसका सन 1890 में सर जॉर्ज गियर्सन ने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर उसे छपवाया था। छत्तीसगढ़ में दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? इसके ऑप्शन है ए दुर्ग में, बी रायपुर में, सी बिलासपुर में या डी कोरिया में। इसका उत्तर है ऑप्शन ए दुर्ग में। दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय की स्थापना 11 अप्रैल 2012 को दुर्ग में की गई थी। यह विश्वविद्यालय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। वेदमती निम्न में से किसकी शैली है? इसके ऑप्शन है ए ऑप्शन है पंडवानी, बी कर्मा नृत्य, सी पंथी नृत्य और डी राउत नाचा। इसका उत्तर है ऑप्शन ए पंडवानी। पंडवानी की दो शैलियां हैं जो हैं वेदमती तथा कापालिक शैली। पंडवानी गायिकाएं पहले केवल बैठकर गाती थीं, जिसे वेदमती शैली कहा जाता था। तीजनबाई वे पहली महिला थी जिन्होंने कापालिक शैली में पंडवानी का प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि कापालिक शैली में कलाकार खड़े होकर पंडवानी गाते हैं। इस शैली की विख्यात गायिका हैं तीजनबाई, शांतिबाई चेलकने, उषाबाई बारले आदि। देश का सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण पाने वाली छत्तीसगढ़ की पहली कलाकार हैं। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड की रीजनल कैटेगरी में छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलन द मैच को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। यह फिल्म किस उपन्यास पर आधारित है? इसके ऑप्शन है ए है भूलन द मैच पर, बी भूलन कांदा पर, सी भूलन बियासी पर, डी बियारा छोलाई पर। स्टॉप वॉच के 0 होने से पहले जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब सोच लीजिए। इसका जवाब है ऑप्शन बी भूलन कांदा पर। 22 मार्च 2021 को 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड की रीजनल कैटेगरी में छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलन द मैच को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह फिल्म संजीव बख्शी के उपन्यास भूलन कांदा पर आधारित है।
इस फिल्म में सामाजिक तंत्र और व्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए संदेश दिया गया है। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक मनोज वर्मा हैं। 3 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ की पंचायतों ने लगातार तीसरे साल कितने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार अर्थात दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2021 हासिल कर एक नया इतिहास रच दिया है। इसके ऑप्शन है ए 11, बी 16, सी 7 और डी 5। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 11। 3 अप्रैल 2021 को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कोंडागांव जिला पंचायत, गरियाबंद जनपद पंचायत और तिल्दा जनपद पंचायत तथा सरगुजा जिले के अंबिकापुर विकासखंड के सरगवा और लुंड्रा विकासखंड के रिरी, बालोद जिले के गुंडरदेही विकासखंड के माहूद, कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा विकासखंड के महराटोला एवं रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के बेहार ग्राम पंचायत का चयन दीनदयाल उपाध्याय जनपद सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए किया गया है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 के अंतर्गत बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम विकासखंड की गोटईगुंडा ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड के नवा गांव को बाल मित्र ग्राम पंचायत पुरस्कार और आरंग विकासखंड के बेहार को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार दिया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 और 2020 में भी प्रदेश की अलग अलग 11 ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार हासिल किए थे। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 21 नवंबर 2020 को दुनिया भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी की है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कितने वैज्ञानिकों को पहली बार शामिल किया गया है। इसके ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 और डी 5। इसका आंसर है ऑप्शन सी 3। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची 21 नवंबर 2020 को जारी की, जिसमें छत्तीसगढ़ के 3 वैज्ञानिकों को भी शामिल किया गया है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र सराफ के साथ इसी विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर स्वर्णलता सराफ और संतोष रुंगटा कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर एजाजुद्दीन का नाम भी श्रेष्ठ वैज्ञानिकों की इस प्रतिष्ठित सूची में है। उल्लेखनीय है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया भर के 1,59,000 वैज्ञानिकों की सूची जारी की है, जिसमें 1,492 वैज्ञानिक भारतीय हैं। यह याद रखें कि छत्तीसगढ़ के वैज्ञानिकों को पहली बार इस सूची में शामिल किया गया है। वर्ष 2020-21 का छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिष्ठित गुंडाधुर सम्मान किसे प्रदान किया गया है? इसके ऑप्शन है ए दीपेश कुमार सिन्हा, बी मनोज नेताम, सी आशीष अरोड़ा और डी आकर्षि कश्यप। इसका उत्तर है ऑप्शन डी आकर्षि कश्यप। दिसंबर 2019 में नेपाल में संपन्न 13वें साउथ एशियन गेम्स में बैडमिंटन खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाली छत्तीसगढ़ की आकर्षि कश्यप को हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार का वर्ष 2020-21 का प्रतिष्ठित गुंडाधुर सम्मान प्रदान किया गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2019-20 का गुंडाधुर सम्मान छत्तीसगढ़ के वॉलीबॉल प्लेयर दीपेश कुमार सिन्हा को प्रदान किया गया था। यह भी याद रखें कि वर्ष 2001 और 2 का पहला गुंडाधुर सम्मान आशीष अरोड़ा को वॉलीबॉल के लिए प्रदान किया गया था। गुंडाधुर सम्मान के तहत 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। पूरे देश में बहुचर्चित छत्तीसगढ़ के नक्सल विरोधी अभियान सलवा जुड़ुम का हिंदी अर्थ क्या है? इसके ऑप्शन है ए है आत्मसमर्पण करो, बी नक्सलियों से प्रेम करो, सी नक्सलवाद का सफाया करो या डी शांति का कारवां।
इसका उत्तर है ऑप्शन डी, शांति का कारवां। सलवा जुड़ूम एक आदिवासी शब्द है जिसका अर्थ होता है शांति का कारवां। नक्सली हमले में मारे गए कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा को सलवा जुड़ूम का जनक माना जाता है। सलवा जुड़ूम की शुरुआत 5 जून 2005 को महेंद्र कर्मा ने ही की थी। सलवा जुड़ूम अभियान का उद्देश्य ग्रामीणों की फोर्स तैयार करना था जो नक्सलियों के खिलाफ लड़ सके। सलवा जुड़ूम में ग्रामीण आदिवासियों को हथियार देकर उन्हें स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाया गया था। बेकसूर आदिवासी लोगों के मारे जाने से सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुड़ूम मामले में छत्तीसगढ़ सरकार की कड़ी आलोचना की तथा 5 जुलाई 2011 को सलवा जुड़ूम को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 अर्थात इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ राज्य का स्थान देश में तीसरा बताया गया है। इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन बताए गए हैं? इसके ऑप्शन है ए 51,618 वर्ग किलोमीटर, बी 52,911 वर्ग किलोमीटर, सी 55,311 वर्ग किलोमीटर या डी 55,611 वर्ग किलोमीटर। इसका उत्तर है ऑप्शन डी 55,611 वर्ग किलोमीटर। गौरतलब है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन संगठन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की गई है। देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% इस रिपोर्ट में बताया गया है। इस रिपोर्ट में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्यों में पहला स्थान 77,482 वर्ग किलोमीटर के साथ मध्य प्रदेश का बताया गया है। दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश का है जिसका वन क्षेत्रफल 66,688 वर्ग किलोमीटर इस रिपोर्ट में बताया गया है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ राज्य का स्थान देश में तीसरा है। छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल 55,611 वर्ग किलोमीटर इस रिपोर्ट में बताया गया है। उल्लेखनीय है कि यह रिपोर्ट 2 साल में एक बार जारी की जाती है। अगली रिपोर्ट दिसंबर 2021 में जारी की जाएगी। किस कवि को छत्तीसगढ़ का नीलकंठ कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ए प्यारेलाल गुप्त, बी गजानन माधव मुक्तिबोध, सी लोचन प्रसाद पांडे या डी पंडित सुंदरलाल शर्मा। इसका उत्तर है ऑप्शन बी गजानन माधव मुक्तिबोध। छत्तीसगढ़ का नीलकंठ कहे जाने वाले देश के प्रसिद्ध कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को तत्कालीन मध्य प्रदेश के श्योपुर में हुआ था। मुक्तिबोध की प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई। 1954 में एमए करने के बाद मुक्तिबोध राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज में प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए। राजनांदगांव उनका अध्यापन क्षेत्र ही नहीं अध्ययन क्षेत्र भी था। यहाँ रहते हुए उन्होंने कई कालजयी कृतियों की रचना की। 11 सितंबर 1964 को केवल 47 वर्ष की आयु में आपका देहांत हो गया। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ब्रह्मा राक्षस तथा तार सप्तक आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले छत्तीसगढ़ के पहले तथा एकमात्र व्यक्ति कौन है? इसके ऑप्शन है ए मनोज नेताम, बी विक्रम खींची, सी राहुल गुप्ता और डी अतुल विजयवर्गीय। स्टॉप वॉच के 0 होने से पहले आप इस प्रश्न का जवाब अपने मन में सोच लीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी राहुल गुप्ता। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले छत्तीसगढ़ के पहले तथा एकमात्र व्यक्ति राहुल गुप्ता हैं। उन्होंने वर्ष 2018 में यह उपलब्धि हासिल की थी। उन्होंने नेपाल के रास्ते से यह चढ़ाई की थी। राहुल गुप्ता की इस उपलब्धि के चलते छत्तीसगढ़ सरकार ने उन्हें छत्तीसगढ़ का माउंटेन मैन की उपाधि से विभूषित किया है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी याद रखें कि छत्तीसगढ़ की 22 साल की याशी जैन ने 6 अप्रैल 2021 से माउंट एवरेस्ट फतह करने के लिए नेपाल के रास्ते से एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू कर दी है।
अगर वे 20 से 22 दिन बाद एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने में कामयाब हो जाती हैं तो ऐसा करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला होंगी। यह तो आपको ज्ञात ही होगा कि माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं, की ऊंचाई 8,848 मीटर है तथा एवरेस्ट फतह करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति अवतार सिंह चीमा है तथा एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। 5 अप्रैल 2021 को अंबिकापुर के दरीमा हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसके ऑप्शन है ए बिलासाबाई केवट हवाई अड्डा, बी दंतेश्वरी देवी हवाई अड्डा, सी मां बगला देवी हवाई अड्डा, डी मां महामाया हवाई अड्डा। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मां महामाया हवाई अड्डा। 5 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के एक और हवाई अड्डे का नाम बदल दिया है। अंबिकापुर के दरीमा हवाई अड्डे का नाम अब मां महामाया हवाई अड्डा कर दिया गया है। अंबिकापुर से करीब 12 किलोमीटर दूर दरीमा में बना यह हवाई अड्डा अभी पूरी तरह सक्रिय नहीं है। यहाँ केवल चार्टर्ड विमान ही उतर सकते हैं। दरअसल मां महामाया का नाम सरगुजा की धार्मिक सांस्कृतिक पहचान का एक हिस्सा है। अंबिकापुर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर मां महामाया का विशाल मंदिर है। यह सरगुजा राज परिवार की कुल देवी हैं। सरगुजा संभाग में यह इष्ट देवी के रूप में पूजी जाती हैं। इस नामकरण के साथ ही छत्तीसगढ़ में मौजूद 4 हवाई अड्डों का नामकरण पूरा हो गया है। रायपुर हवाई अड्डे को स्वामी विवेकानंद का नाम दिया गया है। यह स्वामी विवेकानंद के रायपुर में बिताए दिनों की स्मृतियों के लिए है। जगदलपुर हवाई अड्डे को बस्तर की आराध्य देवी माता दंतेश्वरी का नाम दिया गया है। वहीं बिलासपुर के चक्कर भाटा हवाई अड्डे को बिलासाबाई केवट के नाम से जाना जा रहा है। बिलासाबाई मध्यकालीन दौर की एक योद्धा थी। रतनपुर के राजा कल्याण साय ने उन्हें बिलासपुर क्षेत्र की जागीर दी थी। बिलासाबाई के नाम पर ही शहर का नाम बिलासपुर पड़ा है। 1 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ सरकार के खनिज विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार को वित्तीय वर्ष 2019-20 में कितने रुपए का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है? इसके ऑप्शन है ए 7,165 करोड़ रुपए, बी 6,165 करोड़ रुपए, सी 5,165 करोड़ रुपए या डी 6,969 करोड़ रुपए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 6,165 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार को वित्तीय वर्ष 2019-20 में 6,165 करोड़ रुपए का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार को प्राप्त यह राजस्व निर्धारित लक्ष्य से 165 करोड़ रुपए अधिक है। यह खनिज राजस्व पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त राजस्व से भी 55 करोड़ रुपए अधिक है। राज्य सरकार को पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 में 6,110 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। दंतेवाड़ा जिले से सबसे अधिक 2012 करोड़ 61,27,000 रुपए का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर कोरबा जिला रहा, जहां से 2010 करोड़ 60,81,000 रुपए का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है। 1 नवंबर 2020 को किसे छत्तीसगढ़ के राज्य स्तरीय पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन है ए पंडित जीवननाथ मिश्र, बी विष्णु ताम्रकर, सी पंडित राधा कमल गुप्त, डी इन तीनों को संयुक्त रूप से। इसका उत्तर है ऑप्शन ए पंडित जीवननाथ मिश्र। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दीर्घ साधना तथा उपलब्धियों को सम्मानित करने, मान्यता देने एवं प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्ष 2020 का यह पुरस्कार भारतेंदु साहित्य समिति सरगुजा के अध्यक्ष पंडित जीवन नाथ मिश्र को रायपुर में 1 नवंबर 2020 को आयोजित राज्योत्सव समारोह में दिया गया। गौरतलब है कि वर्ष 2001 में पहला सुंदरलाल शर्मा सम्मान विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया था। वर्ष 2019 का यह पुरस्कार सैयद अयूब अली मीर को दिया गया था। इस पुरस्कार के तहत 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड सिटी अर्थात दुनिया का पहला एकीकृत शहर कौन सा है? इसके ऑप्शन है ए भिलाई,
बी नया रायपुर, सी दुर्ग, डी चंडीगढ़। इसका उत्तर है ऑप्शन बी नया रायपुर। वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड सिटी अर्थात दुनिया के पहले एकीकृत शहर का दर्जा नया रायपुर अर्थात अटल नगर को प्रदान किया गया है। गौरतलब है कि एकीकृत शहर उसे कहते हैं जिसे मौजूदा शहरों की गलतियों का अध्ययन करके तथा उससे प्राप्त सीखों का उपयोग करके बनाया गया हो। इसके साथ ही एकीकृत शहर अपने स्वयं के संसाधनों का ही प्रयोग करता है तथा उसे अपने विकास के लिए बाहरी धन या सहायता की आवश्यकता न के बराबर होती है। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के निकट स्थित विश्व प्रसिद्ध कुटुम्बसर गुफा की खोज किसने की थी? इसके ऑप्शन है ए डॉक्टर शंकर तिवारी, बी रिचर्ड हिक्स, सी डॉक्टर कृष्ण मुरारी शर्मा और डी जेम्स वी स्मिथ। इसका उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर शंकर तिवारी। कुटुम्बसर गुफा छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के निकट स्थित है। इसे कैंपियोला शंकराई गुफा भी कहा जाता है। यह माना जाता है कि कभी कुटुम्बसर गुफा में आदि मानवों का बसेरा था। कुटुम्बसर गुफा में अंधी मछलियां पाई जाती हैं। इस गुफा की खोज 1951 में प्रसिद्ध भूगोल वैज्ञानिक डॉक्टर शंकर तिवारी ने की थी। लाइमस्टोन अर्थात चूना पत्थर से बनी इस गुफा की कार्बन डेटिंग करने पर यह पता चला कि इसका निर्माण लगभग 250 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। इस गुफा की सबसे खास बात यह है कि यहाँ जो स्तंभ बने हैं वह अपने आप प्राकृतिक तरीके से बने हैं। पानी की बूंदों के साथ जो कैल्शियम गिरता गया उसने धीरे धीरे चमकते हुए स्तंभों का रूप ग्रहण कर लिया। गौरतलब है कि कुटुम्बसर गुफा कांगेर घाटी नेशनल पार्क में स्थित है। कांगेर घाटी को 1982 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। कांगेर घाटी नेशनल पार्क एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। साहित्यकार एवं भाषाविद कवि डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के गीत अरपा पैरी के धार महानदी है आपार को छत्तीसगढ़ के राज्य गीत का दर्जा किस दिन प्रदान किया गया था? इसके ऑप्शन है ए 15 अगस्त 2018 को, बी 1 नवंबर 2016 को, सी 3 नवंबर 2019 को, डी 1 नवंबर 2017 को। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 3 नवंबर 2019 को। साहित्यकार एवं भाषाविद कवि डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के गीत अरपा पैरी के धार महानदी है आपार को 3 नवंबर 2019 को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्योत्सव 2019 के मंच से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ का राज्य गीत घोषित किया। वर्ष 2020 में छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रम में गाने के लिए राज्य गीत अरपा पैरी के धार का मानकीकरण कर दिया है, जिसके अनुसार यह राज्य गीत सार्वजनिक कार्यक्रमों में 1 मिनट 15 सेकंड में गाया जाएगा। अर्थात यह गीत सार्वजनिक कार्यक्रमों में पूरा न गाकर केवल शुरू की कुछ पंक्तियां 1 मिनट 15 सेकंड में गाई जाएंगी। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की बेटी मुक्तेश्वरी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पत्नी है। छत्तीसगढ़ की मिनी माता अर्थात मीनाक्षी देवी कुल कितनी बार लोकसभा सांसद चुनी गई थी? इसके ऑप्शन है ए 3 बार, बी 4 बार, सी 5 बार या डी 7 बार। स्टॉप वॉच के 0 होने से पहले आप इस प्रश्न का जवाब अपने मन में सोच लीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 5 बार। मिनी माता उर्फ मीनाक्षी देवी छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद थी। वे 5 बार 1952, 1957, 1962, 1967 और 1971 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर सांसद चुनी गई थी। 1971 में उन्होंने जीवन का आखिरी चुनाव जांजगीर लोकसभा क्षेत्र से जीता था। मिनी माता ने संसद में अस्पृश्यता बिल को पास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नाम मिनी माता के नाम पर ही रखा गया है। यह भी याद रखें कि मिनी माता का जन्म 1913 में असम के नौगांव में हुआ था। उनका मूल नाम मीनाक्षी देवी था। मिनी माता का विवाह छत्तीसगढ़ के सतनामी पंथ के संत गुरु घासीदास के पुत्र गुरु अगम दास के संग हुआ था। 1972 में 11 अगस्त को भोपाल से दिल्ली जाते हुए विमान हादसे में उनका निधन हो गया था। पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देबे संदेश किस तारीख को रिलीज हुई थी?
इसके ऑप्शन है ए 1 मई 1966 को, बी 5 जून 1967 को, सी 10 नवंबर 1968 को और डी 16 अप्रैल 1965 को। इसका उत्तर है ऑप्शन डी 16 अप्रैल 1965 को। कही देबे संदेश छत्तीसगढ़ी भाषा की पहली फिल्म है। यह फिल्म वर्ष 1965 में केवल 27 दिनों में बनकर तैयार हो गई थी। इस फिल्म को अनमोल चित्र मंदिर प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया गया था। इस फिल्म के निर्माता तथा निर्देशक मनु नायक हैं। कही देबे संदेश फिल्म में मुख्य भूमिका कान मोहन तथा सुरेखा ने निभाई थी। इस फिल्म के संगीतकार मलय चक्रवर्ती हैं। यह फिल्म समाज में व्याप्त जाति प्रथा, अशिक्षा के ऊपर चोट करने वाली अंतरजातीय प्रेम कथा पर आधारित है। यह फिल्म 16 अप्रैल 1965 को रिलीज हुई थी तथा इस फिल्म को पहले ही दिन अर्थात 16 अप्रैल 1965 को तत्कालीन सूचना तथा प्रसारण मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी देखा था। 1 नवंबर 2020 को छत्तीसगढ़ सरकार के शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन है ए बनवारी लाल उइके, बी रूपराय नेताम, सी गोवर्धन केरकेट्टा, डी वैजनाथ चंद्राकर। इसका उत्तर है ऑप्शन बी रूपराय नेताम। सरायटोला के श्री रूपराय नेताम को आदिवासी और पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए 1 नवंबर 2020 को छत्तीसगढ़ सरकार के शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2000 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी तथा पहला शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर को दिया गया था। इस पुरस्कार के तहत 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। गौरतलब है कि वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक सच्चे देशभक्त व गरीबों के मसीहा थे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था। बाद में वे गिरफ्तार कर लिए गए थे तथा 10 दिसंबर 1858 को उन्हें रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी दे दी गई थी। इन्हीं के सम्मान में छत्तीसगढ़ सरकार ने यह शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार शुरू किया है। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल कितनी कृषि उपज मंडियां कार्यरत हैं? इसके ऑप्शन है ए 69, बी 79, सी 29 या डी 98। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 69। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा अप्रैल 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 69 कृषि उपज मंडियां एवं 118 कृषि उपज उप मंडियां कार्यरत हैं। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके ऑप्शन है ए भूपेश बघेल, बी रविंद्र चौबे, सी धनंजय देवानगन, डी सतीश पांडे। इसका उत्तर है ऑप्शन बी रविंद्र चौबे। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कृषि उपज मंडियां किस संभाग में कार्यरत हैं? इसके ऑप्शन है ए अंबिकापुर, बी रायपुर, सी बस्तर और डी बिलासपुर। इसका उत्तर है ऑप्शन बी रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ के रायपुर में सर्वाधिक 30 कृषि उपज मंडियां तथा 56 कृषि उपज उप मंडियां हैं। छत्तीसगढ़ की पहली काव्य रचना छत्तीसगढ़ी दान लीला के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है ए पंडित सुंदरलाल शर्मा त्रिपाठी, बी गजानन माधव मुक्तिबोध, सी लोचन प्रसाद पांडे या डी प्यारेलाल गुप्त। इसका उत्तर है ऑप्शन ए पंडित सुंदरलाल शर्मा त्रिपाठी।
छत्तीसगढ़ की पहली काव्य रचना छत्तीसगढ़ी दान लीला पंडित सुंदरलाल शर्मा त्रिपाठी की एक चर्चित कृति है। लेखक, समाज सुधारक तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित सुंदरलाल शर्मा त्रिपाठी के प्रयासों से ही महात्मा गांधी 20 दिसंबर 1920 को पहली बार रायपुर आए थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 6 अप्रैल 2021 को किसे देश का अगला सुप्रीम कोर्ट का प्रधान न्यायाधीश अर्थात सीजेआई नियुक्त किया है? इसके ऑप्शन है ए मनोहर साल्वे को, बी एन.वी. रमना को, सी प्रमोद खेत्रपाल को, डी जे.के. माथुर को। इसका उत्तर है ऑप्शन बी एन.वी. रमना को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 6 अप्रैल 2021 को एन.वी. रमना को देश का अगला सुप्रीम कोर्ट का प्रधान न्यायाधीश अर्थात सीजेआई नियुक्त किया है। वह 24 अप्रैल 2021 को पदभार संभालेंगे। राष्ट्रपति उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे। एन.वी. रमना का कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक का होगा। गौरतलब है कि देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े 23 अप्रैल 2021 को रिटायर हो रहे हैं। अब आप स्वयं अपना मूल्यांकन करें। यदि आपने सभी प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं तो आप छत्तीसगढ़ मंडी निरीक्षक तथा उप निरीक्षक परीक्षा 2021 की तैयारी सही दिशा में कर रहे हैं। और यदि आपके प्रश्न गलत हुए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है तथा आप प्लीज़ अपनी तैयारी कई गुना बढ़ा दीजिए।